वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मासूम हैदर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं VLDL मेटाबॉलिज्म। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। VLDL जो लाइपोप्रोटीन है, पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसकी साइट ऑफ सिंथेसिस कहाँ होती है। ये सिंथेसाइज होती है मेनली इन द लीवर। अब क्योंकि ये लाइपोप्रोटीन है तो इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है लिपिड कंपोनेंट, दूसरा होता है प्रोटीन कंपोनेंट। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये हमारे पास पड़ा हुआ है लीवर, क्योंकि ये लीवर में सिंथेसाइज होती है। तो लिपिड कंपोनेंट इसका कौन कौन सा होता है, इसको आपने याद रखना है। इसमें होता है कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, फैट सॉल्युबल विटामिन, और क्या होता है एंडोजीनस टैग। अब ये सारा लिपिड कंपोनेंट हो गया इसका। अब इस लिपिड कंपोनेंट का जो टैग होता है ये बनाता है 60%, जबकि बाकी ईस्टर्स, फैट सॉल्युबल विटामिन वगैरह ये बनाते हैं 40%। अब लिपोप्रोटीन के लिए दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, प्रोटीन। तो प्रोटीन इसमें कौन सी होती है, इसका नाम होता है ApoB100 प्रोटीन। अब ये दोनों कंपोनेंट जब बन गए, अब लाइपोप्रोटीन VLDL बनाने के लिए क्या चाहिए, इन दोनों को आपस में जोड़ना होता है। इन दोनों को जोड़ने के लिए एक अलग प्रोटीन यूज़ होती है, इसका नाम होता है माइक्रोसोमल टैग ट्रांसफ़र प्रोटीन या MTP। MTP इन दोनों को आपस में जोड़ देती है, जिसकी वजह से VLDL हमारे पास बन जाते हैं। बनने के बाद लीवर डायरेक्टली इनको क्या कर देता है, सर्कुलेशन में रिलीज़ कर देता है। तो ये इंपॉर्टेंट MCQ आपने याद रखना है कि काइलोमाइक्रोन जो थे उनकी रिलीज़ होती थी लिम्फ वेसल में, जबकि VLDL की रिलीज़ किस में हुई है, ब्लड में। अब मैं आपको बताता हूँ कि सर्कुलेशन में आने के बाद इसका मेटाबॉलिज्म नेक्स्ट कैसे होता है। ये देखिए, लीवर ने सिंथेसाइज कर लिया, लीवर सिंथेसाइज करके इसको रिलीज़ कर देगा डायरेक्टली सर्कुलेशन में। अब सर्कुलेशन में जब ये आते हैं VLDL, तो बिल्कुल काइलोमाइक्रोन की तरह अभी ये भी इमेच्योर होते हैं। इमेच्योर इसलिए होते हैं कि इनके पास अभी क्या है, जस्ट टैग और ApoB100 है। तो अब इनको क्या चाहिए, ApoE और ApoC2 प्रोटीन चाहिए। ये कहाँ से लेते हैं, HDL से। ये जो सर्कुलेशन में HDL है, इनको ApoE और C2 प्रोटीन प्रोवाइड करता है। जब प्रोवाइड कर देता है तो ये मैच्योर हो जाते हैं। और इनमें जो ApoC2 है, ये क्या करता है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करता है, जो इसके ये जो टैग कंपोनेंट है इसकी डिग्रेडेशन स्टार्ट करवाता है। और ये डिग्रेडेशन स्टार्ट कहाँ पे किया जाता है, सर्कुलेशन में। सर्कुलेशन के थ्रू ये कैपिलरीज हैं किसी भी टिशू की, जैसे ये टिशू पड़ा हुआ है, जैसे कि एडिपोस टिशू है, इसकी कैपिलरीज में जाएगा तो लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेट होगा, टैग की डिग्रेडेशन होगी। डिग्रेडेशन के बाद दो तरह की प्रोडक्ट बनेगी। एक बनेगी ग्लाइसरोल, ग्लाइसरोल जाएगी लीवर में, जो जाके तीन काम कर सकती है। या तो ग्लाइकोलाइसिस में यूज़ हो जाएगी, या ग्लूकोनियोजेनेसिस में यूज़ हो जाएगी, या दोबारा टैग सिंथेसिस में चली जाएगी। जबकि जो हमारे पास फ्री फैटी एसिड्स थे एडिपोस टिशू में, तो इसको स्टोर किया जा सकता है। और दूसरा काम क्या हो सकता है कि सर्कुलेशन के थ्रू ये मसल्स में चले जाते हैं ताकि एनर्जी के तौर पे यूज़ कर सकें। अब जो इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज जब एक्टिवेट होता है तो इनका टैग डिग्रेड होता है। टैग डिग्रेड होता है। जब टैग डिग्रेड होगा तो आपने जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कोई भी लाइपोप्रोटीन जैसे जैसे मेटाबोलाइज होती है तो क्या होता है, इसका साइज़ जो है ना वो होता है कम, साइज़ कम होता है, जबकि इसकी डेंसिटी जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब ये भी इसी तरह जब इसका मेटाबॉलिज्म होगा तो इसका साइज़ होगा कम। साइज़ कम क्यों हो गया, क्योंकि टैग का लेवल जो है इसके अंदर ये कम हो गया, इसकी हो गई है डिग्रेडेशन। जबकि इसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ेगी। ये डेंसिटी कैसी बढ़ती है, आप ये देखें, ये दो पार्टिकल मैंने दिखाए आपको, ये रेड कलर में एक है और दूसरा ये ग्रीन कलर में शो कर रहा हूँ। ये है HDL हमारे पास, और ये क्या है हमारे पास, VLDL। अब ये मैंने ब्लू में दिखाया HDL। अब ये करता क्या है कि दो चीज़ें आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है। जो इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है वो ये है, जहाँ कहीं भी वर्ड यूज़ होगा टैग का, टैग का लफ्ज़ी मतलब क्या होगा, डेंसिटी लो। जहाँ पर कहीं पर भी टैग हमारे पास होंगे कम, वहाँ पे क्या होगी, डेंसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो अब ये अपनी डेंसिटी कैसे ज़्यादा करेगा कि इसके अंदर पड़ा हुआ जो टैग है ये ट्रांसफ़र कर देगा सारा किसको, HDL को, और बदले में क्या लेगा, इससे कोलेस्ट्रॉल ईस्टर ले लेगा। अब ये काम जो एक प्रोटीन के थ्रू होता है, जो क्या करती है, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर जो HDL में पड़े थे वो क्या करती है, उठा के VLDL को दे देती है, और इसमें पड़े टैग उठा के किसको देती है, HDL को। इसको कहते हैं CETP, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर ट्रांसफ़र प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर। अब इस काम करने के बाद क्या होता है कि इसका साइज़ पहले कम हो गया था टैग की डिग्रेडेशन से। दूसरा इसने काम क्या किया, अपने टैग जो रिमेनिंग पड़े थे उसको उठा के किसको दे दिया, HDL को। और तीसरा काम इसने क्या किया कि कोलेस्ट्रॉल ईस्टर जो वैसे भी डेंसर होते हैं वो इसने HDL से एक्सेप्ट किए हैं, जिसकी वजह से इसकी क्या हो गई है, डेंसिटी बढ़ गई है और साइज़ बिल्कुल कम हो गया। यहाँ पे देखिए इसका साइज़ क्या था, ज़्यादा स्टार्ट में, और यहाँ पे साइज़ इसका क्या है, बिल्कुल कम हो गया।
अब जब साइज़ कम हो गया है तो अब इसने क्या किया है, क्योंकि एपोलाइपोप्रोटीन लाइपेज जो था इसको एक्टिव करने के लिए हमें क्या चाहिए थी, C2, लेकिन अब इसकी टैग की सारी डिग्रेडेशन हो गई है तो C2 ने अपना काम कर लिया। C2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये देखिए इसने वापस कर दिया किसको, HDL को। अब इसके पास क्या बचा है, अब इसके पास यहाँ पे बचा है हमारे पास, एक तो बचा है इसके ऊपर ApoB100 प्रोटीन और दूसरा क्या बच गया, ApoE। तो अब इसके पास दो ही चीज़ें बची हैं, एक है ApoB100 और दूसरी चीज़ कौन सी थी, ApoE। अब इसके मालिक्यूल्स जो है ना, कुछ मालिक्यूल्स जो हैं अपने पास ApoE जो है इसको मेंटेन रखेंगे, जबकि कुछ मालिक्यूल्स इसको क्या कर देंगे, लूज़ कर देंगे। ज़्यादातर मालिक्यूल्स जो अपना ये ApoE है इसको लूज़ कर देते हैं, लेकिन कुछ थोड़े से मालिक्यूल्स जो हैं अपना ApoE अपने पास रखते हैं, उनको नाम दिया जाता है IDL, उनको नाम दिया जाता है IDL का। और जो रिमेनिंग ApoE के बगैर रह जाते हैं, जिसके पास सिर्फ क्या होता है, ApoB100 रह जाता है, जिन्होंने अपना ApoC2 और E दोनों वापस कर दिए थे HDL को, उनको क्या कहते हैं, LDL। तो इस तरह एक VLDL LDL में चेंज हो गया। तो ये जो मैंने आपको अभी बात बताई है, ये देखिए LDL कब बना है कि जब इसके पास सिर्फ क्या रह गई, ApoB100, इसने अपना क्या किया, ApoE वापस कर दिया। लेकिन ApoE जब इसके पास है था तो उस वक्त ये क्या था, इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। जब इसने अपना ApoC2 जो था ये भी वापस कर दिया और साथ साथ E भी वापस कर दिया, तो फिर ये सिर्फ इसके पास क्या बच गया, ApoB100। तो ये किस में चेंज हो गया, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को लीवर या कोई एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू, जैसे यहाँ पर मसल दिखाया गया, वो इसको क्या कर लेगा, मेटाबोलाइज कर लेगा। अब बात कर लेते हैं कुछ VLDL के रिलेवेंट क्लिनिकल्स की। अब आप ये बात याद रखें कि क्योंकि इनकी सिंथेसिस कहाँ पे हुई थी, लीवर में सिंथेसिस हुई थी। अब यहाँ पे हमारे पास ये पड़े हुए हैं VLDL। दो बातें आपने याद रखनी है, VLDL बने कैसे थे, लिपिड्स कंपोनेंट और क्या था, प्रोटीन कंपोनेंट। ये दो कंपोनेंट थे जिनको दरमियान में ब्रिज किसने किया था, ये आपस में जुड़े किसके थ्रू थे, MTP के थ्रू जुड़े थे। अगर ये MTP फंक्शनल ना हो तो क्या होता है, लिपिड और प्रोटीन आपस में जुड़ के VLDL नहीं बना सकते, तो जिसकी वजह से क्या होता है, VLDL का लेवल हो जाता है कम। जब VLDL का लेवल कम हो जाता है तो इस कंडीशन को कहते हैं A बीटा लिपोप्रोटीनीमिया। तो पहला क्लिनिकल कौन सा था, A बीटा लिपोप्रोटीनीमिया। ये कैसे होता है कि अगर MTP हो जाए डिफेक्टिव, जिसकी वजह से लिपिड और प्रोटीन आपस में जुड़ नहीं सकते, जिसकी वजह से क्या होता है, VLDL नहीं बनते। जब VLDL का लेवल कम होता है तो इस कंडीशन को कहते हैं A बीटा लिपोप्रोटीनीमिया। दूसरी कंडीशन डिस्कस करते हैं, वो ये थी कि VLDL जब लिवर ने सिंथेसाइज की है, इसको सर्कुलेशन में सिक्रीट कर दिया जाता है। अगर जितने VLDL लिवर सिंथेसाइज कर रहा है, इसको सिक्रीट प्रॉपरली सर्कुलेशन में ना किया जाए तो क्या होगा, VLDL का लिवर के अंदर लेवल बढ़ेगा। जब VLDL का लेवल बढ़ गया, क्योंकि VLDL असल में है क्या चीज़, बेसिकली टैग है, जिसकी वजह से क्या होगा, फैट्स का लेवल लिवर के अंदर बढ़ेगा, लिवर हो जाएगा फैटी। नॉर्मली लिवर फैट से अकोमुलेट हो जाता है इन केस ऑफ द अल्कोहल कंजम्पशन, लेकिन यहाँ पे अल्कोहल की कंजम्पशन भी नहीं की, फिर भी क्या हो गया, फैट्स का लेवल बढ़ गया। इसको कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, और इस कंडीशन का नाम होता है स्टीओटोसिस। और तीसरा क्लिनिकल जो इम्पोर्टेंट है वो ये होता है कि जो हमारे पास VLDL है, जब ये चेंज होता है हमारे पास LDL में, इससे पहले ये चेंज होता है IDL में। अब IDL को और इसके साथ साथ एक और कंपोनेंट पहले हमने डिस्कस किया था, काइलोमाइक्रोन। इन दोनों को सर्कुलेशन से हमारे पास लिवर रिमूव करवाता है। किस तरह रिमूव करवाता है कि जो लिवर सेल है ना, लेट्स सपोज ये कोई लिवर सेल है, लिवर सेल के पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स किस लिए काम कर रहे होते हैं, किसके के लिए होते हैं, ये रिसेप्टर्स होते हैं फॉर ApoE प्रोटीन। ApoE प्रोटीन किस किस पे हो सकती है, दो जगह पे होती है ApoE प्रोटीन, काइलोमाइक्रोन और दूसरा कौन सा कंपोनेंट था, VLDL, पार्टिकुलरली IDL और काइलोमाइक्रोन को सर्कुलेशन से रिमूव करवाना होता है लिवर ने बाय द रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो इसका मतलब इन दोनों के लिए जो ये अपने रिसेप्टर पे हिपेटोसाइट्स पे जाके बाइंड करते हैं, वो रिसेप्टर किसके लिए होते हैं, ApoE के लिए। अगर काइलोमाइक्रोन और IDL के ऊपर ApoE डिफेक्टिव हो जाए तो लिवर इनको रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के थ्रू इनसाइड नहीं ले जा सकेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सर्कुलेशन में IDL और काइलोमाइक्रोन का लेवल बढ़ जाता है। और ये ApoE डिफेक्टिव किस फॉर्म में होता है, इसकी तीन फॉर्म होती है, ApoE2, E3 और E4। जो E2 होती है ये लीस्ट फंक्शनल फॉर्म होती है। कुछ लोग होते हैं उनमें ApoE की जो 3 और 4 की बजाय 2 फॉर्म होती है, जिसकी वजह से क्या होती है कि इसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता और इसका लेवल क्या हो जाता है, बॉडी के अंदर बढ़ जाता है।
जिसकी वजह से क्या होता है, इस कंडीशन को कहते हैं हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया टाइप 3। दूसरा नाम होता है इसका डिस बीटा लिपोप्रोटीनीमिया, या इसको तीसरा नाम दिया जाता है ब्रॉड बीटा डिजीज़। और इसमें होता क्या, दो काम होते हैं, प्री मेच्योर एथीरोसाइक्लेरोसिस होती है और दूसरा काम क्या होता है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया होता है। तो ये थे सारे क्लिनिकल ऑफ द VLDL मेटाबॉलिज्म। मैंने आपको बता दिया है कि VLDL का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, सिंथेसिस कैसे होती है और इसके क्लिनिकल्स क्या थे। इसके बारे में अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।